नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं एमएलटी गुरु। आज हम बायोकेमिस्ट्री का 4th चैप्टर एंजाइम्स चालू करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, तो हम चालू करते हैं नया चैप्टर एंजाइम्स। देखिए, क्वेश्चन आता है एंजाइम होता क्या है। सिंपली बोल सकते हैं एंजाइम क्या होता है, बायोकैटलिस्ट। क्या होता है, बायोकैटलिस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि कैटलिस्ट क्या होता है। बायो समझते लिविंग होता है, बट एक कैटलिस्ट क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के वेलोसिटी क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। रेट ऑफ रिएक्शन के वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज अगर कोई आदमी है, वो एक काम 5 दिन में कर रहा है, ठीक है, 5 दिन में काम कर रहा है, और अगर कैटलिस्ट का प्रेजेंस हो जाए, अगर कैटलिस्ट का प्रेजेंस हो जाए तो वही आदमी जो काम है 1 दिन में करेगा। मतलब बोल रहे हैं कि कोई आदमी 5 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, 5 दिन में काम कर रहा है और कैटलिस्ट आ जाए। क्या है कैटलिस्ट, कोई सब्सटेंस हमें नहीं पता है क्या होता है। कैटलिस्ट आ जाए तो सेम आदमी वही काम कितने में करेगा, 1 दिन में कर देगा। टाइम क्या हुआ, जल्दी हो गया, मतलब जो वेलोसिटी वो क्या हो गया, बढ़ गया, काम करने की वेलोसिटी हो गया, बढ़ गया। तो वही बोल रहे हैं कि वैसा सब्सटेंस होता है कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के वेलोसिटी क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट यहाँ है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज, मतलब उसमें कोई चेंज ना हो। या समझ सकते हैं कि सपोज जैसे मतलब कि इंजाइम है, ठीक है, ये कोई चीज़ है, बाद में पढ़ेंगे सबस्ट्रेट क्या होता है। अगर ये दोनों रिएक्शन करता है और कोई क्या कहते हैं बनाता है प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट बनाता है, तो जब नया बनेगा प्रोडक्ट तो इंजाइम भी क्या हो जाए, अलग से निकल जाए, मतलब इंजाइम में कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे बट उसमें कोई चेंज ना हो। ठीक है, इसका ये कैटलिस्ट टर्म को क्या कहते हैं कि खोजे कौन थे, एक साइंटिस्ट का नाम क्या था, बर्जेलियस। बर्जेलियस क्या किए थे, कैटलिस्ट टर्म को का डिस्कवरी किए थे। कब किए थे, 1836 में। ठीक है, अब देखिए, अब आता है कि इंजाइम क्या होता है। कैटलिस्ट जान गए, इंजाइम क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट समझे क्या होता है। अब सिंपली इंजाइम होता क्या है, देखिए इंजाइम क्या है, बायो कैटलिस्ट है, जिसको कौन करता है, कहाँ से बनता है, लिविंग सेल से बनता है। इसका नेचर कैसा होता है, प्रोटीन नेचर का होता है। ठीक है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। आप इससे पहले पढ़े थे न्यूक्लिक एसिड, वहाँ पढ़े थे ना, आरएनए, जब आरएनए जब इंजाइम की तरह काम करता है तो क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं। तो सिंपली बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं, इसका नेचर कैसा था, प्रोटीन नेचर का होता है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये क्या होता है, ये कोलोइडल फॉर्म में होता है। क्या होता है, कोलोइडल फॉर्म में होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो इंजाइम है वो कोलोइडल फॉर्म में क्यों होता है। तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू देयर लार्ज साइज। जिसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है ना, इसका एंजाइम क्या होता है, कोलोइडल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक होता है थर्मोलेबाइल होता है। थर्मोलेबाइल क्या होता है, अगर देखिए एंजाइम में क्या होता है हमारा, थर्मोलेबाइल होता है। थर्मोलेबाइल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज एंजाइम को हीट दिए, सपोज कोई एंजाइम है, अगर ये एंजाइम सपोज कि 5 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहा है, ठीक है, हम जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री किए ना, एंजाइम का फंक्शन क्या हुआ, करना बंद हो गया। मतलब बोल सकते हैं हमारा एंजाइम क्या होता है, थर्मोलेबाइल होता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम काम नहीं करता है। बट इंपॉर्टेंट कि इसका एक्शन कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। मतलब कि अगर सपोज एंजाइम कोई काम कर रहा है, एक्स काम कर रहा है, सपोज कोई एंजाइम क्या कर रहा है, एक्स काम कर रहा है, मतलब कि कोई वाई एंजाइम है, ये वाई एंजाइम एक्स काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्स काम सिर्फ और सिर्फ वाई ही कर सकता है, ये एक्स काम सिर्फ वाई ही कर सकता है, दूसरा जेड पी नहीं कर सकता। वही बोल रहा है कि एंजाइम का नेचर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, मतलब जो एंजाइम जिस चीज़ के लिए बना हुआ है वो वही काम करेगा। सपोज हमारा क्या कहते हैं कि इसे क्या कहते हैं कि लिपिड पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, लाइपेज काम करेगा। अब प्रोटीएज जाके लिपिड पे काम नहीं कर देगा। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं कि लिपिड पे काम कौन करता है, लाइपेज काम करता है। ठीक है, लाइपेज काम करता है। अब लिपिड को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो प्रोटीएज आकर लिपिड को डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है, अभी इंजाइम टर्म को कौन दिया था, नाम था फ्रेडरिक कुह ने। क्या नाम था, फ्रेडरिक कुह ने। कोई दिक्कत नहीं आता। अब कुछ पॉइंट जो समझना पड़ेगा, सबस्ट्रेट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए सिंपल बस समझिए क्या होता है। हम 11th में कोई बहुत सारे रिएक्शन पढ़े, जैसे कार्बन है, O2 से मिला क्या बन गया, CO2 बन गया। सिंपली बोल सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस जिस पे एंजाइम एक्ट करता है, मतलब कि ठीक है, ये रियल रिएक्शन नहीं बट हमको समझा रहे हैं, ये मेरा क्या हुआ, सबस्ट्रेट हुआ। मतलब कि इस पे क्या कर रहा है, इस पे कोई चीज़ एक्ट करेगा तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो जिस चीज़ पे एक्ट करता है वो मेरा क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, और जो बनता है वो मेरा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, देखिए उसी को किस क्या लिखा हुआ है कि वैसा सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट, जिस पे एंजाइम क्या करे, एक्ट करे। ठीक है, वो मेरा क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। और प्रोडक्ट क्या होगा, वैसा सब्सटेंस जो एंजाइम के एक्शन के बाद प्रोड्यूस हो जाए। कोई दिक्कत, जैसे यहाँ पे देखे थे आपको हम कि सपोज ए
प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, सी प्लस डी बना रहा है, ठीक है। तो ये ए और बी जो बन रहा है, ये ए और बी जो बन रहा है, इस पर कोई इंजाइम एक्ट कर रहा होगा, कोई इंजाइम एक्ट कर रहा होगा, या फिर तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सबस्ट्रेट हो जाएगा। और बन क्या आ रहा है, इस इंजाइम के एक्ट करने का बन क्या आ रहा है, सी डी बन रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंजाइम के टाइप्स कितने होते हैं। सिंपल सा इंजाइम क्या होता है, दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, सिंपल इंजाइम, दूसरा क्या होता है, कंपाउंड इंजाइम। पहले समझ जाते हैं, इसी में देख लेते हैं। देखिए, एक क्या होता है सिंपल एंजाइम, एक क्या होता है कंपाउंड एंजाइम। सिंपल एंजाइम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना होता है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट में क्या बोलते हैं एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन पार्ट में तीन चीज़ आता है, क्या आता है, को एंजाइम, कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखिए अभी तक क्या समझे हम, सिंपली ये देखें कि जो हमारा एंजाइम है वो दो टाइप का हुआ, एक क्या हुआ सिंपल एंजाइम, एक क्या हुआ कॉम्प्लेक्स एंजाइम या फिर कंपाउंड एंजाइम, ठीक है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड एंजाइम। जो सिंपल एंजाइम है इसका नेचर कैसा होता है, प्रोटीन नेचर का होता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। और क्या कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन पार्ट तीन आता है, को एंजाइम, कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप, वही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। देखिए अब ध्यान देंगे हम क्या करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे कोएंजाइम क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कोफैक्टर क्या होता है, प्रोस्टिक ग्रुप क्या होता है, एपोएंजाइम क्या होता है, हमारा एंजाइम खत्म होगा, ध्यान दीजिएगा। बट एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ध्यान वाला क्वेश्चन है कि होलो एंजाइम किसे कहते हैं, क्या होलो एंजाइम किसे कहते हैं। सिंपली बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, होलो एंजाइम। देखिए लिखने का तरीका क्या है, एपो एंजाइम मतलब कौन सा, प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट, ये दो मिलकर क्या बनाता है होलो एंजाइम, कोई दिक्कत। मतलब बोल सकते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम दूसरा नाम क्या है, होलो एंजाइम नाम है। तो एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, होलो एंजाइम बनाता है। अब पहला मेरा क्या है, को एंजाइम, ठीक है। देखिए को एंजाइम क्या होता है, सिंपल सा ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इस तीनों में मतलब को एंजाइम, को फैक्टर, प्रोसेस ग्रुप, तीनों में मोलिकुलर वेट किसका कम होता है, तो किसका कम होता है, को एंजाइम का क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट होता है। ये थर्मोस्टेबल है, मतलब कि हीट बढ़ाएंगे ना तब भी ये क्या रहेगा, ये स्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत, ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो कोएंजाइम है ना वो क्या कहते हैं कि बाइंड करता है, या तो कोवेलेंटली बाइंड करता है या फिर नॉन कोवेलेंटली, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंड ये क्या कहते हैं जुड़ेगा, या फिर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए सिंपली क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, बट टाइटली इंटीग्रेटेड विथ एंजाइम, किससे, कोवेलेंट से, किससे, कोवेलेंट से। अब यही पढ़े ना, अब हम यही पढ़े ना कि जो कोएंजाइम है, जो कोएंजाइम है वो क्या कहते हैं, बाइंड करेगा कोवेलेंटली और नॉन कोवेलेंटली। अगर कोवेलेंटली बाइंड करेगा तो वो क्या 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 कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, प्रोटीन नेचर का होता है, क्या होता है, प्रोटीन नेचर का होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, सीधी सी बात कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ये सॉरी नॉन प्रोटीन क्या होता है, बोला यहाँ क्या होता है, नॉन प्रोटीन क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, यहाँ भी था ना नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। स्लिप ऑफ टंग था। सिंपली क्या बोल सकते हैं, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। और किससे जुड़ा रहता है, वो कोवेलेंट फोर्स या फिर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। एक और क्वेश्चन आता है, कॉमन प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होता है, मेटल्स, कौन सा होता है मेटल। अब देखिए ना जितने मेटल्स हैं वो किससे बॉन्ड, वो मतलब जैसे सपोज कोई मेटल है, वो आपस में मेटल मेटल कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे क्या बोलो, कॉमन प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होगा, मेटल हो जाएगा। अब एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि मेटलो एंजाइम किसे कहते हैं, ठीक है, मेटलो एंजाइम। सिंपली क्या बोलेंगे, एंजाइम विच हैव टाइटली बाउंड विथ मेटल्स, मतलब वैसा एंजाइम जो कि मेटल, नाम देखो, नाम पर नाम क्या है, मेटलो एंजाइम, मतलब वैसा मेटल जो एंजाइम से क्या हो, बाउंड हो, वैसा मेटल जो एंजाइम से क्या हो, बाउंड हो, क्या क्या कहेंगे, मेटलो एंजाइम, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आता है कि को फैक्टर क्या होता है, ठीक है। अभी क्या क्या देख लिया, देख लिए कि को एंजाइम क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है देख लिए, क्या क्या देखे, को एंजाइम क्या होता है देख लिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप देख लिए, अब क्या देख रहे हैं, को फैक्टर देखने जा रहे हैं। देखिए तो हमारा नेक्स्ट आता है कि को फैक्टर क्या होता है। देखिए सिंपली बोल सकते हैं कि को फैक्टर क्या होता है, पहली बात तो को फैक्टर हमारा क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है को फैक्टर। दूसरा हम बोल सकते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट से क्या आता है, जुड़ा हुआ रहता है, कैसा है, रिवर्सिबल, मतलब एक होता है इरिवर्सिबल, मतलब कि सपोज देखते हैं ना कि ए है प्लस बी है, समझिएगा, अगर सी प्लस डी में ये मेरा क्या है, इरिवर्सिबल है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता तो ये सी प्लस डी वापस से ए प्लस बी में नहीं बन सकता है। बट अगर वही ए प्लस बी को अगर हम ये वाला साइन देते हैं,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए प्लस बी सी प्लस डी बना सकता है और सी प्लस डी आपस मिलके ए प्लस बी वापस से बना सकता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ये जो कोफैक्टर क्या होता है, ये रिवर्सिबली होता है, मतलब कि एंजाइम और सबस्ट्रेट से क्या होता है, ये एसोसिएट करता है रिवर्सिबल मैनर में, मतलब कि ये वापस से रिटर्न में आ सकता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, एक कॉमन कोफैक्टर क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमारा कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। दूसरा क्या है, कॉमन कोफैक्टर क्या है, मेटल से। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ एक नोट है, ध्यान दीजिएगा कि हम जैसे बोलते हैं कि लिपिड है, क्या है, लिपिड है। इस लिपिड को डिग्रेड कौन सा एंजाइम करता है, हम बोलते हैं लाइपेज, बोलते हैं लाइपेज। सपोज क्या करते हैं, प्रोटीन है, प्रोटीन को कौन करता है, प्रोटीएज, ठीक है। तो अगर बोले, अगर देखें कि नेमिंग करना, अगर सपोज हम नेमिंग करते हैं किसी भी एंजाइम में, कोई किसी एंजाइम का नाम क्या होगा, वो कैसे करते हैं, उसमें हम सफिक्स एज जोड़ते हैं, मतलब बाद में क्या करते हैं, एज जोड़ देते हैं। जैसे लिपिड पे कौन काम करेगा, लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड पे कौन काम करेगा, न्यूक्लियेज। लैक्टोज पे कौन काम करेगा, लैक्टेज। लिपिड पे कौन काम करेगा, लाइपेज। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये मतलब सिंपली बोल सकती है, ये मेरा क्या था, ये मेरा नेमिंग था कि आखिरकार हम नेमिंग ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, बस लास्ट में हम एज को ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत? लिपिड में क्या करेगा, लाइपेज। बाकी आप ठीक समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है क्लास एंजाइम का क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखिए जनरली दो तरह से, एक होता है इंट्रा सेलुलर एंजाइम, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। देखिए इंट्रा नाम से ही क्या है, इंट्रा मतलब क्या, अंदर तरफ, ये एक्स्ट्रा मतलब क्या है, बाहर तरफ। मतलब बोल सकते हैं कि ये कब फंक्शनल रहेगा, जब सेल के अंदर काम करेगा। नाम क्या है, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। तो हम बोल सकते हैं कि इंट्रा सेलुलर क्या हुआ, फंक्शनल विद इन द सेल, क्या, विद इन द सेल मतलब सेल के अंदर। और एक्स्ट्रा हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेट कब, आउटसाइड द सेल, कब, आउटसाइड द सेल, ठीक है। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत, इसके यहाँ पर क्या हुआ, डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, जैसे पेप्सिन हो गया, क्या कहते हैं कि ये सब क्या हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम होता है, ठीक है। ध्यान, अब नेक्स्ट एक आता है आईयूबी क्लासिफिकेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा है, पूछता है कि आईयूबी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। आईयूबी का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। मतलब कि आईयूबी क्लासिफिकेशन के आधार पे हम लोग एंजाइम्स को 6 भाग में बांटते हैं। कितना में, 6 भाग में बांटते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला मेरा क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा मेरा क्या है, ट्रांसफेरेज। तीसरा क्या है, हाइड्रोलेज। चौथा क्या है, लाइएज। पांचवा क्या है, आइसोमेरेज। छठा क्या है, लाइगेज। जनरली क्या होता है कि लोग इसमें रटता है कि ये क्या कहते हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है, ट्रांसफेरेज क्या होता है, लेकिन रटना नहीं है। सिंपली क्या होता है कि इस नाम में ही छिपा हुआ है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ध्यान दीजिएगा, सिंपली क्या बोल सकते हैं हम इसमें, ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्टेज मतलब रिडक्शन, मतलब वैसा एंजाइम का इन्वॉल्व इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो। तो आपको पता है ना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन, ठीक है। या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन, ठीक है। पता ही है, मतलब बोल सकते हैं वैसा एंजाइम के इन्वॉल्वमेंट जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा क्या है, ट्रांसफेरेज। नाम से क्या, ट्रांसफर किसका, फंक्शनल ग्रुप का। मतलब बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर में जो एंजाइम काम करते हैं क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ट्रांसफेरेज। ये सपोज देखिए, समझिए, ये अगर कोई क्या कहते हैं कि सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और प्लस कोई दूसरा सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा ट्रांसफेरेज एक्ट किया, तो सिंपली क्या होगा कि ये एस के साथ ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या, ये ट्रांसफर इस पे हो जाएगा, मतलब कि एस डैश और जी बन जाएगा, प्लस साथ में एस निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या, यहाँ पर कौन सा एक्ट किया है, ट्रांसफेरेज एक्ट किया है, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफेरेज। दूसरा है हाइड्रोलेज। इसमें 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 सिंपली क्या होता है, नाम से ही क्या है, हाइड्रोलेज मतलब कि हाइड्रोलाइसिस। देखिए इसका दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हैं कि इंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि वैसा इंजाइम जिसमें हाइड्रोलाइसिस होता है वो क्या क्या होगा, हाइड्रोलेज हो जाएगा। अब देखिएगा, लाइएज, नाम से पढ़िए, लाइएज और लाइगेज, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। लाइगेज मतलब क्या होता है, लाइगेज का सिंपल मतलब ही होता है जोड़ना,
ठीक है, दो कंपाउंड को जोड़ना। और लाइज मतलब क्या होता है, रिमूवल मतलब निकालना, हटाना, ठीक है। तो लाइज क्या होता है, रिमूवल ऑफ किसका, रिमूवल ऑफ CO2 या फिर पेप्टाइड ईस्टर किसी का भी। बट याद रखिएगा कि इसमें एक्सेप्ट हाइड्रोलाइसिस मतलब कि हाइड्रोलाइसिस को छोड़ करके। और यहाँ पर एक और ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है डबल बॉन्ड का आना, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, लाइज होता है। मतलब कि लाइज को हम बोल सकते हैं इंजाइम डेट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड। मतलब कि डबल बॉन्ड आएगा लाइज में। मतलब देख समझिए क्या क्या बोलना चाह रहे हैं हम। ये बोलना चाह रहे हैं आपको लाइज में कि सपोज कार्बन है, ठीक है, इसके साथ क्या कहते हैं कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। इसमें क्या लाइज काम किया, लाइज क्या किया, काम किया। तो सिंपली क्या होगा, ये एक्स और वाई आपस में जुड़ जाएगा और साथ में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ क्या काम किया, यहाँ पर लाइज काम किया। वही जो ये बोले थे हम, यहाँ क्या काम कर रहा था, यहाँ मेरा काम कर रहा था ट्रांसफेरेज। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए ध्यान दीजिए। वही क्या कहते हैं कि सपोज एस मेरा क्या है, रिडक्शन है, प्लस एच डैश मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। और अब एस ऑक्सीडेशन हो गया और एच डैश रिडक्शन हो गया। यहाँ मेरा क्या काम करेगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज काम करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब मैं लास्ट क्या है, आइसोमेरेज। तो आइसोमेरेज क्या बोलेंगे, वैसा एंजाइम जो कि जिसका किसमें इन्वॉल्वमेंट हो, आइसोमेराइजेशन में इन्वॉल्वमेंट हो। जानते हैं ना आइसोमर क्या होता है। सपोज क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, आइसोमर हुआ, ठीक है। मतलब आइसोमर क्या होता है ना कि मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, मतलब सेम हो, बट क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आइसोमेरेज काम करेगा तो ये ऐसे बन जाएगा। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा मेरा, सेम होगा, बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यहाँ पर एक दो पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पहले पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट मेरा क्या क्या है, इंपॉर्टेंट मेरा क्या है, लाइगेज। हाँ, लाइगेज सिंपली क्या होता है कि वैसा एंजाइम जिसमें दो कंपाउंड क्या हो, मॉलिक्यूल कंपाउंड जुड़े। यहाँ पर एटीपी का यूज होता है, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एटीपी का क्या होता है, एटीपी का यूज होता है। इसमें क्या क्या देखें, पहले देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज, उसमें सिंपली क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। ट्रांसफेरेज, इसमें क्या देखें कि फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर होगा। हाइड्रोलेज में क्या देखें, हाइड्रोलाइसिस होगा। लाइएज में क्या देखें कि रिमूवल होगा किसका, CO2 पेप्टाइड का रिमूवल होगा एक्सेप्ट हाइड्रोलाइसिस, और साथ साथ में डबल बॉन्ड बच जाएगा, ठीक है। आइसोमेर में क्या देखें हम कि आइसोमर बनेगा, ठीक है। और लाइगेज में क्या देखिए, दो कंपाउंड का एडिशन होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए तो हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, फिर पढ़ेंगे फिशर टेम्पलेट थ्योरी, फिर तीसरा में पढ़ेंगे मिक्लाइन मेंटेन थ्योरी, और चौथा में पढ़ेंगे कोस्टलैंड इंड्यूस फिट थ्योरी। देखिए पहला आता है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम पहले समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। देखिए सपोज कि A+B कोई रिएक्शन है, सपोज A+B कोई रिएक्शन है और वो क्या बना रहा है, C+D को बना रहा है तो हम बोल सकते हैं कि A+B रिएक्शन से C+D बन रहा है, तो इसको कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यहाँ पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कुछ एनर्जी चाहिए। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे A+B क्या करे, A+B का रिएक्शन क्या हो जाए, प्रोसीड मतलब प्रोसेस चालू हो जाए C+D बनने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रू विच प्रोसेस ऑफ रिएक्शन स्टार्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या लिखा हुआ है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि कम से कम एनर्जी, कम से कम जो एनर्जी चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, वो क्या मेरा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, क्या कहते हैं कि एक ग्राफ दिख रहा है, उसमें ऊपर वाले पे क्या दिख रहा है, ऊपर वाला दिख रहा है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है, और ऊपर वाला का जो सबस्टेट से जो ऊपर पीक का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। मतलब यहाँ पे एंजाइम नहीं है तो टाइम क्या लग रहा है, प्रोडक्ट बनने में ज़्यादा लग रहा है। वही दूसरा में क्या हो रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी है विथ एंजाइम, मतलब जैसे ही एंजाइम एक्ट किया, देखिए जो बन रहा है मेरा प्रोडक्ट वो जल्दी बन जा रहा है, ठीक है। आप सिंपल ग्राफ से देख सकते हैं कि एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि मेरा प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है, और एंजाइम के एब्सेंट में मेरा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मेरा बहुत लेट बन रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है, फिशर टेम्पलेट थ्योरी। देखिए इसका इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि लॉक एंड की थ्योरी किसे बोलते हैं, मतलब कि ताला और चाबी वाला थ्योरी किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं, फिशर टेम्पलेट थ्योरी को बोलते हैं।
एक साइंटिस्ट थे, बायोकेमिस्ट थे, उनका नाम क्या था, इमिल फिशर। क्या नाम था, इमिल फिशर। यही क्या कहते हैं ना कि ये फिशर टेम्पलेट थ्योरी को बताया था। इसमें क्या होता है, सब जैसे आप देखे हैं ना कि एक ताला होता है, आप देखें कि सपोज क्या है, ये मेरा ताला, ये मेरा क्या है, ताला है, ठीक है, ये मेरा ताला है और ये मेरा क्या है, कोई की है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक ताला के लिए एक ही चाबी होता है मतलब कि एक ताला के लिए क्या होता है, एक ही चाबी होता है। मतलब ये चाबी, ये मेरा क्या किसी तरह काम करेगा, एंजाइम की तरह काम कर रहा है, मतलब स्पेसिफिक काम कर रहा है। ऐसा थोड़ी होगा कि दूसरा दूसरा चाबी से हम ये ताला खोल नहीं खोल देंगे ना। तो वही उसी को देखते हुए साइंटिस्ट क्या किए थे, ये दिए थे, कौन सा, फिशर टेम्पलेट थ्योरी दिए थे। इसमें सिंपली क्या बोले थे ये, कि जो मेरा बाइंडिंग साइट है उसको क्या बोल दिए थे, की बोल दिए थे। बाइंडिंग साइट को क्या बोलते थे, वो की बोले थे, ठीक है। तो ये देखिए, अकॉर्डिंग टू मतलब टेम्पलेट थ्योरी, इंजाइम को क्या बोलते हो, इंजाइम मेरा क्या होता है, रिजिड होता है। इंजाइम मेरा क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मॉडल था ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस मॉडल डज नॉट गिव एनी स्कोप टू द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ इंजाइम। मतलब ये हर इंजाइम पे फिट नहीं हो रहा था। इसका नहीं, ये क्या हो गया मेरा, फेल हो गया इंजाइम को बताने के लिए। यहाँ ये कोई इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं कि बाइंडिंग साइट किसको बोलते हैं, की को बोल, मतलब जो कि यहाँ पर ताला चाबी में चाबी किसको बोला गया, बाइंडिंग साइट, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट मेरा क्या आता है, मिकलाई मेंटन थ्योरी। इसमें बस सिंपली जो जो चीज़ है ना, बस सबको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूरा एक्सप्लेन नहीं पूछेगा, ठीक है। एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे क्या करते हैं कि एक्टिव साइड आता है, एक्ट करता है, ठीक। वो हम जब जहाँ जो चीज़ एक्सप्लेन करेगा वहाँ बताएंगे। यहाँ बस जो इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि कौन साइंटिस्ट दिए थे, लॉकन की दूसरा नाम क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मैं तीसरा क्या है, मिकलाई मेंटन थ्योरी। इसमें सिंपली क्या बोल सकते हैं कि इसमें सबस्ट्रेट रहता है, इस पे एंजाइम एक्ट करेगा, तो पहले सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, फिर से एंजाइम बनेगा। तो एंजाइम मेरा पहले था, बाद में एंजाइम आ गया, क्या एंजाइम का हानि हुआ। अगर सपोज 5 ग्राम मेरा एंजाइम था, तो बाद में मेरा 5 ग्राम में क्या हुआ, मेरा एंजाइम बच गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इसमें क्या होता है कि एंजाइम कंबाइंड विथ अ सबस्ट्रेट, एंजाइम कंबाइंड विद सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिएंट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सब ये कहते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, साथ में एंजाइम भी बनेगा, मतलब एंजाइम का कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। फिर चौथा मेरा क्या होता है, कोसलैन इंड्यूस्ड फीड थ्योरी। देखिए इसमें सिंपली क्या हुआ था, इसको बोला गया था आपको ग्लव्स और हैंड की तरह, जिस तरह जो होता है, जिस तरह होता है ना कि क्या कहते हैं, ठंडा में जो हम ग्लव्स पहनते हैं, तो होता है ना कि सपोज मेरा हाथ है तो मेरे हाथ में स्पेसिफिक ग्लव्स ही आएगा, ठीक है। तो उसको ग्लव्स की तरह दिखाया गया था। इट इज लाइक अ ग्लव्स वेयरिंग अ रबर ग्लोव, ठीक है। मतलब कि बोल सकते हैं कि इंजाइम को क्या बोला गया था, हाथ बोला गया था। इंजाइम को क्या बोला गया था, हाथ बोला गया था। और ग्लव्स को क्या बोल दिया गया था, बाइंडिंग साइड बोल दिया गया था कि एक ग्लव्स में एक ही हाथ, स्पेसिफिक हाथ ही जा सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोला गया था, बाइंडिंग ऑफ अ सबस्ट्रेट टू a specific part of enzyme induced a conformational change in the active side of enzyme। मतलब यही वो सिंपली बोल रहा है कि सबस्ट्रेट के बाइंडिंग साइट पे एक स्पेसिफिक इंजाइम ही एक्ट करेगा, ठीक है। स्पेसिफिक इंजाइम ही एक्ट करेगा। अगर मेरे हाथ का ग्लव्स है तो मेरे हाथ में ही लगेगा, कहीं और भी किसी को दूसरे हाथ में वो नहीं लग सकता, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो नेक्स्ट देखे हैं कि एक्टिव साइट का फीचर क्या क्या है। उससे पहले समझते हैं कि एक्टिव साइट होता क्या है। कि सपोज ये मेरा क्या कहते हैं, इंजाइम, सपोज कीजिए ये मेरा क्या है, इंजाइम है, ठीक है। ये मेरा क्या है, इंजाइम है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। ये मेरा क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, इसमें फिट हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि एक्टिव साइट क्या होता है कि इंजाइम का वो पार्ट जहाँ पे बाइंडिंग साइट एक्ट करता है। ये मेरा क्या है, बाइंडिंग साइट है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, एक्टिव साइड भी होगा। मतलब इंजाइम का, ENZYME, इंजाइम का वो पार्ट जहाँ पे सबस्ट्रेट क्या करता है, बाइंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइड बोलते हैं, ठीक है। अब उसका हम फीचर देखते हैं। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट उतना ही देखेंगे। पहला क्या, जो एक्टिव साइड बना किसका रहता है, एमिनो एसिड का इंपॉर्टेंट है। किसका बनाता है, एमिनो एसिड का। और प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। यहाँ से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पूछता है कि प्रोटीन का कौन सा जो स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहते हैं एक्टिव साइड में एग्जिस्टेंस रहता है, तो क्या बोलेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि एक्टिव साइड किसका बना रहता है, तो एमिनो एसिड का बनाता है। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। आप समझिए ना कि अगर ये रिजिड रहेगा, हार्ड रहेगा, तो कहीं इसमें फिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये क्या कैसा रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। प्लस एक और चीज़ आपसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि कौन सा एमिनो एसिड एक्टिव साइड में जो होता है, सेरीन होता है। सेरीन आप पढ़े ना, एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है ना। जो सेरीन होता है, सेरीन क्या होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये या ई प्लस, ये इंजाइम हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, दोनों बाइंड करेगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इंजाइम और प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, हम शुरू में पढ़े थे ना, इंजाइम को शुरू में पढ़े थे। इंजाइम क्या होता है, हम बोले थे ना कि क्या कहते हैं कि वैसा चीज़ जो बाद में उसको मतलब कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो, यहाँ पे इंजाइम यूज़ हुआ, ठीक है।
किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। मेरा मेन क्या है कि सबस्ट्रेट जो है वो क्या बना देगा प्रोडक्ट बना देगा। बस ये इंजाइम आगे क्या कर रहा है, ये जो बन रहा है प्रोडक्ट उसको फास्ट कर दे रहा है, बट बाद में इंजाइम क्या हो रहा है, बच जा रहा है, इंजाइम को कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए कौन कौन सा फैक्टर है जो इंजाइम की एक्टिविटी को क्या कहते हैं, ये इफेक्ट करेगा, मतलब बोल सकते हैं ना कि इंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दे या घटा दे। क्या क्या है? टेम्परेचर क्या करेगा वो देखेंगे, फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब पीएच क्या करेगा वो देखेंगे, फिर इंजाइम कंसंट्रेशन, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, एक्टिवेटर, लाइट देखेंगे। ठीक है, मतलब कि ये सब फैक्टर है जो है ना, देखेंगे बारी बारी देखेंगे कि ये फैक्टर इंजाइम को कैसे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए पहला आता है टेम्परेचर। देखिए सिंपली बोल सकते हैं कि टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं कि अगर इसका समरी देखें हम, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, कितने टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा ये ध्यान दीजिएगा। देखिए हम बोल सकते हैं कि सपोज क्या कहते हैं कि ये मेरा क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, प्लस इंजाइम है, ये दोनों मिल रहा है। अब इस सबस्ट्रेट बना हुआ है बहुत सारे मॉलिक्यूल का, बहुत सारा अंदर क्या कहते हैं एटम बना हुआ है। अब इस पर हम क्या किए, हीट किए, इस पर हम क्या किए, हीट किए, मतलब टेम्परेचर क्या किए, बढ़ा दिए। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो अंदर का मॉलिक्यूल्स लोग है, जो अंदर का मॉलिक्यूल सब है वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल मूवमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाएं तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या हो गया, फास्ट हो गया। और जब इसका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा तो जो बनेगा मेरा इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वो जल्दी बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए देखिए क्या लिखा रहा है, इफ टेम्परेचर राइज इंक्रीजेज द रेट ऑफ both uncatalyzed and enzyme catalyzed reaction by increasing its kinetic energy। बस सिंपली बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है किसका, अनकैटलाइज्ड या फिर कैटलाइज, मतलब कैटलिस्ट, मतलब सिंपली बोल रहा है कि इंजाइम रहे नहीं रहे, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट क्या होता है, जल्दी बन जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए ये इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर और क्या कहते हैं वेलोसिटी के ग्राफ देखिएगा तो क्या बनेगा, वो बेल शेप्ड कर्व बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, बेल शेप्ड कर्व। हमारा हैंड रिटेन नोट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर देखिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डाउनलोड कीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे, हम क्या कहते हैं कि देखिए हम सिंपली बोल सकते हैं, यहाँ तक देख लिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मेरा जो इंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वो में बढ़ जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन वो क्या होता है, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो 35 से 40 डिग्री जब सेल्सियस मिलेगा ना, तो हमारे ह्यूमन में जो इंजाइम है वो क्या करेंगे, आसानी से काम करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 45 डिग्री के आसपास जाएगा ना, हमारे बॉडी में क्या होगा, जो इंजाइम वर्क कर रहा है ना वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब अपना वर्क अच्छे से काम नहीं करेगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ना कि ऑप्टिमम टेम्परेचर ह्यूमन के लिए क्या है, जहाँ पे इंजाइम अच्छे से काम करे तो 35 से 40 डिग्री, और किस टेम्परेचर पे इंजाइम क्या करता है ना कि अपना स्टेबिलिटी लूज कर देता है, 45 से 55 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए अभी एक आता है क्वेश्चन, टेम्परेचर कॉफिशियंट क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशियंट क्या होता है। देखिए how much the rate of enzyme reaction increases when the temperature rises to 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं कि सपोज ये मेरा क्या है, a प्लस बी से बन रहा है, c प्लस डी बन रहा है। ठीक है, तो हम कितना, हाउ मच रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन कीजिए, मतलब कि क्या कहते हैं कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो कितना एंजाइम का रेट बढ़ जाएगा, कितना एंजाइम का रेट बढ़ जाएगा। हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे कितना एंजाइम का रेट बढ़ेगा, वो मेरा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। सिंपली क्या बोल सकते हैं कि हाउ मच रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर राइजेज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे एंजाइम का रेट कितना बढ़ेगा, वो मेरा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, वो मेरा क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है, पीएच। अब ये को समरी दिखा देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट क्या बढ़ जाएगा, तो ईच कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट मेरा क्या है, पीएच। ध्यान दीजिएगा ईच इंजाइम में जो ऑप्टिमम पीएच, मतलब बोल सकते हैं कि हर इंजाइम का क्या होता है, एक ऑप्टिमम पीएच होता है। मतलब कि सपोज कि क्या कहते हैं कि जैसे पेप्सिन है वो एमाइलेज है वो 6.8 पे ही काम करेगा। तो अगर एमाइलेज को हम 7.8 देते हैं तो भी क्या हो, तो भी वो उसका जो रेट है वो घट जाएगा। अगर 5.2 देते तब भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब हर एक इंजाइम में क्या होता है, अपना फिक्स्ड पीएच होता है, हर एक इंजाइम का अपना एक फिक्स्ड पीएच होता है कि इसी पीएच पे हम आसानी से काम करेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ईच इंजाइम है क्या होगा, ऑप्टिमम पीएच होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऑप्टिमम पीएच होता है जिसपे उसका वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, वही लिख रहा है एट एक्सट्रीम पीएच
टोटली इनएक्टिव मतलब कि अगर पीएच को बढ़ा देते हैं तभी ये क्या कहते हैं इनएक्टिव हो जाएगा, और घटा देते तब भी इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल पीएच क्या होता है जिस पर एंजाइम काम करता है 6 से 8, जैसे एमाइलेज 6.8 पे काम करता है, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पेप्सिन है वो 1 और 2 पीएच पे ही काम करेगा, ठीक है। एएलपी मतलब अल्कलाइन फॉस्फेट है वो 10 से 11 पीएच पे काम करेगा मतलब ऑप्टिमम काम करेगा, मतलब उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, मतलब कि अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या क्या इंपॉर्टेंट मेरा क्या क्या है कि नॉर्मल पीएच की क्या क्या होता है 6 से 8 होता है, मतलब 6 से 8 के बीच में जो एंजाइम होता है अच्छे से काम करता है। पेप्सिन 1 से 2 पे काम करता है और अल्कलाइन फॉस्फेट 10 से 11 पे काम करता है। तीसरा मेरा मेरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम ध्यान दीजिएगा। सिंपली बात है कि अगर मतलब सपोज कीजिए कि 5 मिलीलीटर एंजाइम काम कर रहा है, ठीक है, तो वो 2 दिन में कर दे रहा है। अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो भाई वो 1 दिन में कर देगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्रॉपर्टी देखते हुए हम लोग जो लैब में काम करते हैं सेरम का एनालिसिस करते हैं, किसे करते हैं, सेरम का एनालिसिस करते हैं ना, किसी भी डिजीज वजह से, मतलब एलएफटी हो गया पढ़े, एलएफटी के एफटी सीबीसी में तो नहीं होता है, बट क्या एलएफटी के एफटी में सेरम का यूज होता है, किसमें, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट और केएफटी, इस दोनों में क्या होता है, सेरम का यूज होता है। एलएफटी में क्या क्या जा सकता है आप पढ़े होंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या एसजीपीटी, ओटी, अल्कलाइन फॉस्फेट, टोटल प्रोटीन, किसमें आता है, एलएफटी में आता है। केएफटी में क्या क्या आता है, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, देखते हैं ना। तो एलएफटी केएफटी में सेरम का यूज होता है, तो वो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए ही बनाया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेरम एनालिसिस में एंजाइम क्या करते हैं कि एंजाइम में कौन सा प्रॉपर्टी देखा गया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम को देखते हुए, ठीक है। चौथा मेरा क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, सपोज कि अभी समझ रहे थे, सब समझ रहे थे, ये मेरा क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये एंजाइम एक्ट किया, ये मेरा क्या बना दिया, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया, बाद में क्या बना दिया, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम बना दिया। तो अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या करें हम, बढ़ा दें, अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे तो जाहिर बात है ना, जब ये बढ़ेगा तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मेरा बढ़ जाएगा, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि देखिए जैसे ही सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बट विथ लिमिटेड रेंज मतलब कि आप खुद एक चीज़ देखे होंगे कि सपोज कि मेरा पानी, मेरा क्या है, वाटर है इसमें क्या कि शुगर को ऐड किए, तो भाई एक लिमिट रेंज ही रहेगा ना जहाँ तक शुगर ऐड होगा। आप सपोज कि क्या कहते हैं कि 5 मिलीलीटर वाटर है, उसमें 10 किलो चीनी मिला दिए, क्या मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ना। एक लिमिट रेंज रहेगा, हाँ 5 मिलीलीटर वाटर है तो आधा चम्मच मिल गया, थोड़ा और मिल गया, वो एक एक्सेस होने लगेगा, उसको क्या होगा कि वो घुलना बंद कर देगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी है कि सबस्ट्रेट को हम बढ़ा रहे हैं, तो एक लेवल तक ही बढ़ेगा, एक टाइम आएगा जब ये क्या करेगा, क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट बनना बंद कर देगा। तो वही लिखा हुआ है कि सबस्ट्रेट बढ़ाने से वेलोसिटी ऑफ एंजाइम क्या होता है, बढ़ता तो है बट विथ लिमिटेड रेंज, ठीक है। और ग्राफ क्या कैसा बनता है, आप डायग्राम में देख रहे हो, ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए पाँचवा मेरा क्या, अगर हम क्या कर, जिस तरह अभी बढ़ाएं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तब क्या होगा, देखिए दी एक्युमुलेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट जनरली डिक्रीज है, ध्यान दीजिएगा जिस तरह सबस्ट्रेट बढ़ा रहे थे तो मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट मेरा बढ़ जा रहा था, बट अगर प्रोडक्ट का ही कंसंट्रेशन क्या करते हैं हम, बढ़ा देते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो मेरा क्या कहते हैं, ये काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा। मतलब कि सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एंजाइम का क्या कहते हैं कि ये एंजाइम जो है ना वो अपना काम करने देते क्या कहते हैं, बंद कर देता है, ठीक है। छठा क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर। अब ध्यान दीजिएगा, एक्टिवेटर 2 तरह का होता है, एक होता है इनहिबिटर, ठीक है, एक होता है स्टिमुलेटर। इनहिबिटर उसको बोलते हैं ना जो कि क्या कहते हैं कि एंजाइम के एक्ट को रोक दे। सपोज कि एंजाइम के एक्ट को रोक, उसको क्या बोलेंगे, इनहिबिटर। और जो एंजाइम के एक्ट को बढ़ा, उसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलेटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सम एंजाइम नीड्स इनऑर्गेनिक मेटेरियल, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, एटीसी हो गया, ठीक है ना, ये सब का यूज आता है किसमें, एंजाइम के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए इस सब क्या कहते हैं कि इनऑर्गेनिक मेटेरियल का काम आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब बट एक्सेप्शन क्या है, क्लोरीन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लोरीन जो है ना, देखिए आपको सिंपली क्या बोले, ये सब हमारा क्या है, कटायन है, बट एकमात्र क्लोरीन ही ऐसा है ना, मतलब कि एकमात्र अनायन क्लोरीन है जो कि एमाइलेज के फंक्शन में वर्क करता है। कोई दिक्कत। देखिए हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फैक्टर, मतलब कि कौन कौन सा फैक्टर है जो कि एंजाइम एक्टिविटी को पे वर्क करता है वो पढ़ रहे हैं। तो सिंपली यहाँ हम ये बोल रहे हैं आपको कि अगर क्या कहते हैं कि मैग्नीज, एम एन, जिंक को हम अगर
इंक्लूड कर दे तो मेरे जो इंजाइम का एक्टिविटी वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट ये सब क्या है, हमारा कटायन है, ये सब में क्या है, कटायन है। एक क्लोरीन ऐसा एनायन होता है जो कि इंजाइम के एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है, किसमें, एमाइलेज में। और लास्ट में क्या है, लाइट, लास्ट में क्या है, लाइट। ध्यान दीजिएगा, लाइट में सिंपली क्या है इसमें आपको ध्यान देना सिंपली ये कि अगर यूवी रेज, बीटा रेज, गामा रेज और एक्स रेज अगर ये पड़ेगा ना तो इंजाइम की एक्टिविटी क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। मतलब हम इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कि मेरा कोई ये इंजाइम मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई सबस्ट्रेट है उस पर इंजाइम क्या कर रहा है, वर्क करके प्रोडक्ट बना रहा है। अगर इस पे यूवी रेज आ जाए, बीटा आ जाए, गामा आ जाए या फिर एक्सरे आ जाए, इस पर काम करेगा, इस पर एक्ट करेगा ना, तो जो मेरा बन रहा है प्रोडक्ट वो क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा, मतलब प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, वही लिख रहा है कि अगर यूवी रेज, बीटा, गामा, एक्सरे आ जाए तो वो क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है किसको, एंजाइम को, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सम प्लांट एंजाइम आर लाइट डिपेंडेंट, प्लांट में भी कुछ एंजाइम होते हैं जो कि लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा बेसिक क्या कहते हैं कि एंजाइम पूरे अच्छे से खत्म हुआ। आपको क्वेश्चन इसके अलावा कहीं भी नहीं पूछेगा। आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मुझे मोटिवेट करता है और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। और इसका हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ जाएँ, जाकर डाउनलोड करें। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे।